अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें और प्यारे प्यारे भाई। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक होंगे, फजलो करम से होंगे। यार देखो, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि यार मेरी 1K सब्सक्राइबर कराने में थोड़ी हेल्प कर दो ना। आप लोग अपने भाई के साथ इतना ढेर सारा प्यार करते हो, थोड़ा और प्यार करके सब्सक्राइब भी चैनल कर लिया करें। व्यूज इतने ज्यादा होते हैं और सब्सक्राइबर बहुत ही कम। काइंडली रिक्वेस्ट है आप सब लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी 2 एपिसोड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर रोज अपलोड 2 एपिसोड्स होते हैं डेली बेसिस पे। इसके लिए आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको रोज जब मेरी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। स्टार्ट करते हैं आज की 2 एपिसोड्स। श्री राम, हम चाहता है तुम्हारे और बहारे का दुखस्ती हो जाए। ये काम अब जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। इसलिए हमने अबीर और असफन के निकाह के साथ तुम्हारा और बहारे का रुखसती भी रख दी है। दरीद और अरबद को भी हमारा फैसले पर कोई एतराज नहीं है। समीउल्लाह खान शेराम से संजीदगी से बोले। इन्होंने आज शेराम को खास तौर पर अपने कमरे में बात करने के लिए बुलवाया था। शेराम अबीर और असफन के निकाह की बात पर अपने जबड़े बेचकर रह गया था। दाजी, आप अबीर और असफन के निकाह में जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। आपको इसके मुतल्लिक सोचना चाहिए। शेराम खुद पर मजीद काबू ना रख सका था। समीउल्लाह खान की तबीयत के पेश नजर खून के घूंट बढ़ते अपने लहजे को हतमुल मकान नरम रखने की कोशिश की, मगर इस लहजे में दर्द आने वाली दर्शिदगी समीउल्लाह खान से मख्फी न रह सकी थी। मतलब जो उनका दर्द था वो बाहर आने में कम ना हो सका था, ज्यादा ही हुआ था। तुम हमको बताओगे तुम्हें क्या एतराज है? चलो हम मान लेते हैं बबर का बीड़ के काबिल ना था, मगर असफंद यार खान तो बीड़ के काबिल है। फिर तुम बिला वजह का इतराज क्यों उठा रहा है? अगर तुमको लगता है कि असफंद ने अपना बनी में अब्रिश को मांग कर गलत किया तो हाँ, इस बात पर हमको भी असफंद पर बहुत गुस्सा गिला है। मगर कुछ जख्मों को बढ़ने में टाइम लगता है। बबर की मौत का गम सहना इसके लिए आसान नहीं था, इसलिए अहल से बदला लेने के लिए इसने यह सब किया। समीउल्लाह ने रसनाइये से शेराम को समझाने की कोशिश की। लेकिन दाजी, इतनी जल्दी सब? लेकिन कुछ नहीं, अबीर असफन का ही दुल्हन बनेगा, ये फैसला हो चुका है। दरीद और अरबत भी इस बात पर मुत्फिक है। तुम दोनों भाइयों का इतराज अब कोई मायने नहीं रखता। समीउल्लाह दरश्तगी से इनकी बात काटते अपना फैसला सुना चुके थे। जब आपने तमाम फैसले कर लिए हैं फिर अब मुझे क्यों यहाँ बुलाया है? शेराम की सफेद रंगत पर सुर्ख की झलक वाजिया थी। हम बहारे और तुम्हारा रुखसती की बात कर रहा है। तुमने ये रुखसती बहारे के डॉक्टर बनने तक मुलतवी कर रखा था। अब बहारे डॉक्टर बन गया है तो रुखसती में मजीद तखीर नहीं होना चाहिए। समीउल्लाह ने संजीदगी से कहा। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। शेराम अपनी बात मुकम्मल करते सोफे से उठते खड़ा हुआ। रुको शेराम, हमें तुमसे एक और बात भी करना है। समीउल्लाह इसे सोफे से उठता देखकर बोले। शेराम संजीदगी से दोबारा सोफे पर बैठ चुका था। जी कहें। शेराम का चेहरा हनूज संजीदा था। तुम अपना जमीन पर अस्पताल बनवा रहा है और हमको बताना जरूरी भी नहीं समझा? समीउल्लाह ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। दाजी, क्या बताता आपको, बहार ने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी कि वो घर बैठ जाए। शहर में वो जॉब नहीं कर सकती, मगर अपने अस्पताल में तो कर सकती है। वैसे भी वो जमीन मेरी है, इस पर जितना पैसा खर्च हो रहा है वो भी मेरा है। किसी को भी इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। शेराब ने लब भीगते कहा। अबीर और असफन के निकाह वाली बात पर वो मुश्तइल हो चुका था। चाहकर भी वो अपने मुश्तइल लहजे पर काबू ना पा सका था। तुम हम पर अपने पैसे का रोब झाड़ रहा है। जानता है तुम्हारे पास बड़ा पैसा है, इसलिए शायद तुम बात करने का तमीज भूल गया है। शेराम के दरश्त लहजे पर समीउल्लाह खान भड़क उठे। दाजी, मैं अपने पैसे का रोब नहीं झाड़ रहा। अगर मैं किसी को बताता तो सब 100 एतराजात उठाते, मगर मैं अपनी बीवी को दिन रात कलसते हुए नहीं देख सकता। शेराम ने अब की बार नरम लहजे में कहा था। आप इस दिन कह रहे थे कि बहारे कमरे से बाहर नहीं आती। क्यों आएगी वो कमरे से बाहर जब इसके एहसासात की किसी को कोई परवाह नहीं? इसकी सारी सहेलियां शहर में अच्छे अस्पताल में काम कर रही हैं और वो यहाँ इस हवेली में बंद है, क्योंकि आप और काका नहीं चाहते कि वो शहर के अस्पताल में काम करें। शेराम ने समीला की आंखों में देखते तलखी से कहा। हम क्यों ऐसा नहीं चाहते? ये बात हमसे बेहतर तुम जानता है। डॉक्टर बनकर इसका दिमाग 7वें आसमान पर है। शहर के अस्पताल में काम करके वो तुमको जो घास डालता है वो भी नहीं डालेगा। समीला ने शेराम की बात पर नागवाड़ी से गहरा तंज किया। वैसे बड़ों की बातें सही होती है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर वो शहर के अस्पताल में काम करे तो जहां वो आगे नहीं तुम्हें सही से मुंह लगाती फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं लगाएगी। दाजी, ये मेरा और बहारे का मसला है।
मैं इसे हैंडल कर लूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, शेराम सर्द स्पॉट लहजे में बोलते सोफे से खड़ा हुआ। समीउल्लाह का तंज पीना मुश्किल हुआ था इसके लिए। ये पहली मर्तबा था कि इसका लहजा इतना गुस्ताखाना हुआ था। इसे गुस्सा बहुत कम आता था, मगर जब भी आता था हवेली के तमाम मर्दों से कहीं ज्यादा आता था। तुम इसको कंट्रोल करते तो फिर क्या ही बात थी। रुखसती का सुनकर इसने पूरा हवेली में तमाशा किया है। यहाँ मर्दाना खाने तक इसकी आवाज आ रहा था। हवेली के मुलाजमों तक ने इसकी जुबान के जोहर सुने हैं। अरबद खान से थप्पड़ खाकर वो संभला है, वरना इस हवेली से भागने की बात कर रहा था। समीउल्लाह की गिड़जदार आवाज पर दरवाजे की तरफ बढ़ते शहराम जबत से अपनी मुठिया बेच कर रह गया था। बंद मुट्ठी की नीली मोटी रगें तक जाहिर होने लगी थी। वो बिना कुछ भी कहे गुस्से से समीउल्लाह के कमरे से निकला चला गया था। शेराम गजबनाक सुरख चेहरा लिए अपने कमरे की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ रहा था। बहार ने जो किया वह इस पर खोलता पानी अंडेल चुका था, मगर इसको थप्पड़ मारने का सुनकर इसका गैजो इश्तियाल आसमान को छू रहा था। इसकी बीवी को इसकी ही हवेली में थप्पड़ मारा गया। अगर इसकी चलती जुबान के जोर हवेली के मुलाजमों ने देखे थे तो यकीनन इसे थप्पड़ पड़ता हुआ भी देखा होगा। शेराम का बस नहीं चल रहा था कि पूरी हवेली को आग लगा दे। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा था कि बहाड़े को अपने कमरे से बाहर मौजूद पाया, जो बड़ी सी काली चादर में खुद को लिपटे हुए थी। इसे देखते ही बुरी तरह वो घबरा गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेराम ने दफातन चौंकते हुए पूछा। डरा सहमा घबराया अंदाज बहाड़े का ना था। मैं अपनी कब्र देखने आई थी, जहां मेरे घर वाले मुझे दफन करना चाह रहे हैं। बहाड़े ने शेराम की ब्राउन आंखों में आंखें गाड़ते कहा तो शेराम के माथे को बल जाल गहरा हुआ था। तुम्हारी कब्र मैं अपने वजूद में बनाऊंगा, मिसिस बहार शेराम खान ज्यादा, जो जमीनी कब्र से कहीं ज्यादा गहरी होगी। शेराम इसे कमर से जगड़े इसके कान में सर्द गंभीर आवाज में सरगोशी करते इसकी कनपटी पर अपने दहकते लब रख गया था। बहार मुकब्बिल के लमस पर बुरी तरह झटपटाई थी। इसके झटपटाने पर शेराम ने इस पर सिलगती नजर डालकर इसे खुद से दूर धकेला था। वो इसके धक्का देने पर दीवार के साथ जा लगी थी। सर से चादर फिसलती कंधों पर आई थी। इसके गाल पर जमी हुई उंगलियों का निशान देखकर शेराम खानजादा सबसे अपनी मुठिया बेच गया था। समीउल्लाह की बातों से वो काफी मुश्तइल था। बहाड़े पर शदीद गुस्सा भी आया था, मगर अब बहाड़े का सूजा हुआ गाल देखकर इसके तन मन में जैसे आग झूम गई थी। अरबद खान का बहाड़े को थप्पड़ मारना इसे जलते तवे पर घसीट गया था। इसकी बीवी पर हाथ उठाने वाला वो होता कौन था? वो इसके सूजे हुए उंगलियों के निशान से मजीद गाल को सर्द सुर्ख नजरों से देख रहा था। इससे पहले वो इसके गाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता, बहाड़े इसे स्पॉट नजरों से देखते तेज तेज कदम उठाती चली गई थी। बहाड़े के जाने के बाद शेराम ने गुस्से से पूरी कुव्वत से दीवार पर मुक्का दे मारा। वो मजीद इस हवेली में रुकता तो आज वो शायद अरबद खान के मुकाबले आ जाता। सब कुछ गंवारा था, मगर अपनी लाडली बीवी पर एक आंच भी गंवारा ना थी। कमरे में दाखिल होते अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाए वो बाहर आया था। कार पोर्च की तरफ बढ़ते अपनी गाड़ी में बैठते इसने गाड़ी स्टार्ट की। वो इतना गुस्से में था कि ये सोच ही नहीं सकता था कि पहाड़े इसके कमरे के बाहर क्यों खड़ी थी। इसका कमरा भी मर्दान खाने की तरफ था। वो सुबह सुबह इसके कमरे के बाहर आखिर क्या कर रही थी? शराम गुस्से से गाड़ी स्टार्ट करता हवेली का गेट अबूर कर गया था। वो गुस्से से डेरे पर चला आया था, सिगरेट पर सिगरेट फूंकते काफी देर हो चुकी थी। जब जब बहाड़े का सूजा हुआ गाल सामने आता तो गुस्सा और बढ़ जाता था। गुस्सा इश्तियाल किसी तरह कम ना हुआ तो गाड़ी लेकर वहां से भी निकल आया था। वो काफी देर से स्वात की सड़कों पर रैश ड्राइविंग करते अपने गुस्से पर काबू पाने की सही कर रहा था। वो जबड़े भेजते ड्राइव कर रहा था कि यकदम गाड़ी झटके से रुकी। शेराम ने हैरत से चलती गाड़ी को रुकते देखा था। दो चार बार स्टार्ट करने पर गाड़ी स्टार्ट ना हुई तो शेराम ने जोरदार मुक्का स्टीयरिंग पर दे मारा। आज का दिन ही शायद इसके लिए बुरा था। वो झंझलाता हुआ गाड़ी से बाहर निकला। अपनी कमीज की पॉकेट से मोबाइल निकालकर रहीम काका को फोन मिलाया। रहीम काका, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, आप गाड़ी लेकर आ जाएं। शेराम ने फोन कान से लगाते ही हुक्म दिया। लेकिन शेराम बेटा, मैं बहाड़े बेटी को लेकर इनके हॉस्पिटल आया हूँ। आपने ही तो मुझे मैसेज करके कहा था कि मैं बहाड़े बेटी को इनके हॉस्पिटल ले जाऊं। फोन पर रहीम काका की हरीन कुन आवाज गूंजी, जिसमें परेशानी का अंसर वाजिया था। मैंने आपको मैसेज किया? शेराम ने तहरीर सदा लहजे में पूछा। रहीम काका के जवाब देने से पहले ही वो लम्हों में सब कुछ समझ चुका था। शेराम की फोन पर मर्दाना गिरफ्त मजबूत हुई थी। इसे अब समझ आया था कि वो इसके कमरे के बाहर क्या कर रही थी। कहाँ है बाहर? शेराम ने गर्दन की फूलती रगों के साथ ठहरे लहजे में पूछा। वो पिछले 3 घंटों से अंदर ही है। मैंने कुछ देर पहले फोन किया था कि बाहर बेटी ने कॉल काट दी, अभी तक बाहर नहीं आई। वो मुझे बताकर गई थी कि इन्हें देर हो जाएगी। रहीम काका की बात सुनते वो मुंह पर हाथ फेर कर रह गया था। मुश्किल ही कुछ भी गलत कहने से खुद को रोका था।
रहीम काका मेरी बात गौर से सुने, घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि बहारे आपके साथ आई है। सबको यही बताना कि वो मेरे साथ है। शेराम हुक्म देता फोन बंद कर चुका था। फोन बंद करते ही इसने बहारे का नंबर मिलाया जो कि ऑफ जा रहा था। शेराम गुस्से से गाड़ी की बोनेट पर मुक्का मारकर रह गया था। गहरे सांस लेते अपने सुरक्षित चेहरे पर हाथ फेरते खुद पर काबू पाते अपने दोस्त जहांगीर का नंबर डायल किया जो इस्लामाबाद में एसपी था। जहांगीर, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, इसकी लोकेशन ट्रेस करो। फिलहाल तो ये नंबर बंद जा रहा है, मुझे बताओ ये नंबर एग्जैक्ट किस प्लेस पर ऑफ हुआ और कब हुआ। शेराम बिना किसी तमहीद के अपने दोस्त जहांगीर को हिदायत देता फोन बंद कर चुका था। शेराम ने फोन बंद करते जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठते गाड़ी स्टार्ट की जो 2-3 बार की कोशिश से स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छी थी किस्मत इस बार तो। शेराम ने ड्राइविंग करते एक बार फिर से बहारे का नंबर डायल किया जो अभी भी ऑफ जा रहा था। I will not leave you this. I swear, Bahare. You have already tested my self-control time. Now you will get not any more baby alert, brutal punishment. मैं कसम खाता हूँ बहारे मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा पहले भी कई बार जब्त आजमा चुकी हो। अब और नहीं बेबी, अब तुम्हें इसकी सफाक सजा मिलेगी। शेराम डैशबोर्ड पर फोन पटकते चलाया था। वो अपने घने बालों में हाथ फेरते दांत पर दांत जमाए ड्राइव कर रहा था। इसकी गाड़ी का रुख इस्लामाबाद की तरफ था मगर वो जानता था वो इधर नहीं होगी। वो हॉस्टल तो नहीं थी ये कन्फर्म था। अपनी बेस्ट फ्रेंड फरा के पास भी नहीं गई होगी क्योंकि वो एक मरतबा बहारे के साथ हवेली आ चुकी थी। शेराम को 100% यकीन था कि हवेली का रोब दबा और शान शौकत देखकर वो कभी बहारे की इस बेवकूफी में इसका साथ नहीं देगी। शेराम ने कुछ सोचकर फरा का नंबर डायल किया। इसकी नींद में डूबी आवाज सुनकर शेराम का अंदाजा ठीक साबित हुआ था कि बहारे के बारे में इसे कुछ नहीं पता। अरे कौन है, कुछ बोलो भी। अभी हॉस्पिटल में ड्यूटी निभा कर आई हूँ। फोन करने वालों को चैन क्यों नहीं आता। स्पीकर पर फरा की नींद में डूबी झंझलाई आवाज सुनाई दी। बहारे तुम्हारे साथ है। शेराम ने बिला तहमीद संजीदगी से दरियाफ्त किया। बहारे का मेरे पास क्या काम। इसके इस गुनवार हस्बैंड से पता करो यार। फरा नींद में गुस्से से बोलते फोन बंद कर चुकी थी। शेराम खुद को गनवार कहने पर लब बेच गया था। जानता था इसकी बीवी ने अपने दोस्तों में इसे गनवार ही मशहूर कर रखा था मगर आज ये लफ्ज बड़ा चुभा था। शायद इसके बर्दाश्त की हदों वाकया खत्म हो चुकी थी। श्रीराम की गाड़ी का रुख स्वात के एक मशहूर होटल की तरफ था। जहांगीर के मुताबिक बहाड़े का नंबर स्वात की इंटरेस्ट पर ऑफ हुआ था और नंबर आधा घंटा पहले ऑफ हुआ था। जब वो 3-3.5 घंटे पहले इस्लामाबाद पहुंची थी तो यह कैसे मुमकिन था कि स्वात के मुकाम पर आधा घंटा पहले इसका नंबर ऑफ हुआ। इसे साफ जाहिर था कि बहार ने इस्लामाबाद पहुंचते दोबारा से स्वात का ही रुख किया था। इसे पता था रहीम काका की दी हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक सब इसे इस्लामाबाद और इसके आसपास की जगह पर ढूंढेंगे। किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जाएगा कि वो वापस स्वाद आई है। इम्प्रेसिव, तुम्हारा जवाब नहीं बेबी। आज तुम्हारा वो हाल करूंगा तुम अपना सब कुछ इस्तेमाल करोगी मगर आइंदा दिमाग कभी गलती से भी इस्तेमाल नहीं करोगी। वो फंकारते हुए एक बार फिर से स्टीयरिंग पर पूरी कुव्वत से मुक्का मार गया। कुछ दिन पहले बहाड़े को इसने मोबाइल में स्वाद के होटल सर्च करते देखा था। वो इसे देखते अपना मोबाइल फोन ऑफ कर चुकी थी मगर वो इतनी देर तक होटल का नाम इसकी मोबाइल स्क्रीन पर देख चुका था। इस वक्त इसने गौर नहीं किया था कि वो क्यों इस होटल को सर्च कर रही है मगर आज इसे पता चला था कि वो क्यों सर्च कर रही थी। श्रीराम के तन बदन में दहकती आग दहक रही थी। खून में तंदो तेज भांपड़ भड़क रहे थे। वो आज इसकी इज्जत के साथ खेल गई थी जो इसे किसी कीमत गवारा ना थी। बहारे की हर गलती माफ थी, इसका दिया हुआ हर जख्म गवारा था मगर जो आज इसने किया वो इसके अंदर इस शेराम खानजादा को जगा गया था जिससे बहारे अभी ना वाकिफ थी। वो समझता था इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, इसके अरमानों का कत्ल किया जा रहा है। इसके साथ ज्यादती थी कि मेडिकल तालीम हासिल करने के बाद भी इसे जॉब नहीं करने दी जा रही थी। बबर की मौत के बाद वो इसे काफी मर्तबा यकीन दहानी करवा चुका था कि वो इस पर यकीन रखे वो कभी भी इसके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। रुखसती के बाद वो इसका हर ख्वाब पूरा करेगा। वो रुखसती के बाद इसे लेकर इस्लामाबाद शिफ्ट होने का इरादा रखता ताकि वो वहां किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सके। तब तक यहाँ हॉस्पिटल भी तमीर हो जाता। अब इसका ये इकदाम इसके अंदर का जंगली इंसान जगा चुका था। वो इस हवेली से नहीं बल्कि इसकी पनाहों से फरार हुई थी जो कि नामुमकिन था। तुम्हें आज मैं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा बहारे गुल। वो अपनी कनपटी दबाते एक बार फिर से गैजो गजब से दौड़ा था। शेराम खान के जिस्म का सारा खून सिमटकर जैसे इसके चेहरे पर आया हुआ था। चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो रहा था। इस वक्त शेराम का कोई भी देख लेता तो यकीन करना मुश्किल हो जाता। कहते ये वही शेराम खान ज्यादा है जो जितना भी गुस्से में हो बहारे को देखकर नरम पड़ जाता था। आज इसके चेहरे पर छाई वहशत और जुनून यकीनन पहाड़ी के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला था।
अरहाम अपने फ्लैट में टेरेस पर खड़ा बहुत देर से सिगरेट लबों में दबाए हुआ था। दिल में एक आग सी लगी थी जो इसे किसी पल चैन नहीं लेने दे रही थी। अभी कुछ देर पहले गुल ने अपनी दुल्हन बनी तस्वीरें इसके नंबर पर सेंड की थी। इसे गुल की शादी करने से तकलीफ पहुंची थी, मगर इससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात से पहुंची थी कि इसने इद्दत भी पूरी नहीं की थी। वो जानता था शरई लिहाज से 4 माह का हमल जाया होने पर औरत पर इद्दत वाजिब नहीं रहती। जिस दिन गुल ने इसका 4 माह का बच्चा अपने पेट में मारा था वो इसी दिन इसकी इद्दत से निकल गई थी, मगर दुनिया दिखावे की खातिर ही वो इद्दत पूरी कर लेती। अब गुल की शादी का सुनकर बरादरी और इसके अपने घर में 100 सवाल उठेंगे। वो किस किस के सवालों का जवाब देगा। अमीना खानम का भी आज इसे फोन आया था। इन्होंने इसे डायरेक्ट पूछा था कि गुल को जब तलाक हुआ था तो वो क्या हामला थी। इसने इन्हें यकीन दिलाया था कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब इसे समझ आया था वो क्यों पूछ रही थी। गुल ने इद्दत पूरी होने से पहले शादी करके सबके मुंह खोल दिए थे। अब वो कैसे सबके मुंह से बार बार अपने बच्चे की मौत का सुनेगा। एक बार फिर से इसके जख्म खड़े हो चुके थे। कुछ ही तो ना रहा था इसके पास, ना इसकी बेटी ना इसकी इज्जत रही थी बरादरी में। शाहनवाज और गुल ने इससे बदला लेने के लिए इंसानियत से नीचे गिर चुके थे। इसकी बेटी इससे दूर रखकर इससे ही धमकियां दे रहे थे। परिजे का जान का डर ना होता तो वो कब से शाहनवाज के हलक में हाथ डालकर इससे परिजे का पता जान लेता। मगर गुल का अपने पेट में बच्चा मारने के बाद वो परिजे का मुतल्लिक इंसिक्योर हो गया था। गुल पर इसे परिजे के मामले में एतबार ना आ रहा था। यकीनन अब अपनी शादी पर गुल ने अपनी ही मजलूमियत की कोई कहानी गढ़ी होगी कि इसके बच्चे को मारने वाली इसकी अपनी जात नहीं बल्कि इसका बाप है। ये सब करके वो इसे मजीद बदनाम करना चाहती थी। वो इसकी बीवी रह चुकी थी, इसकी मोहब्बत थी। इससे ने अगर शादी कर भी ली थी, इसे तस्वीरें नहीं भेजनी चाहिए थी। वो वाकई में एक खुदगर्ज औरत थी जिसे सिर्फ अपनी परवाह थी। इसकी इतनी मोहब्बत भी वो भूल गई थी। शायद दुनिया की हर औरत ही खुदगर्ज होती है। नहीं यार, ये गलत बात है। दुनिया की हर औरत खुदगर्ज नहीं होती। इसने इस रात हूर की भी तो मदद ही की थी। वो इसकी बेगर्ज मदद और रहम को भूलकर अपनी किसी गर्ज को आगे ले आई थी। जो हूर ने कहा अगर ये लफ्ज बड़ी महफिल में इसके लिए कहता, अपने लफ्जों से इसकी इज्जत छीन लेता, इससे इसके रिश्ते छीन लेता, तो वो क्या अपने शोहर मानती, इसकी इज्जत करती, इसके साथ रहती। आराम सिगरेट को उंगलियों की पोरों से बुझाते तल्खी से मुस्कुराया था। इस वक्त वो अपने दिल में दो ही औरतों के लिए बेपनाह नफरत महसूस कर रहा था। बदकिस्मती से दोनों ही इसके साथ ताल्लुक काफी गहरा था। दोनों ही मतलब कि इसकी बीवियां थी, एक जिसके साथ डिवोर्स हो चुकी थी और एक न्यू दुल्हन। तो आगे स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी एपिसोड नंबर 39। अगर अभी तक भी तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत बड़ी गलती बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बहारे जैसी आपको बीवियां मिलेंगी, मैंने बता दिया है। सब्सक्राइब कर लो। और लड़कियों को मिलेंगे जमान खानजादा जैसे हस्बैंड, शेराम जैसे गुस्से वाले मारने वाले। इसलिए कहते हैं आपका भाई, सब्सक्राइब करोगे दुआएं निकलेगी, अच्छा बनेगा आप लोगों का। लेट्स स्टार्ट। शेराब गुस्से और इश्तियाल से होटल में दाखिल हुआ था। ब्लैक शलवार कमीज पर ब्लैक मर्दाना शाल ओढ़े वो अपनी सरहंगेज पर्सनैलिटी से बहुत से लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा था। इस पर मुतासिद के इस चेहरे पर गुस्सा इसकी पर्सनैलिटी को मजीद बाड़ा बनाए हुआ था। रिसेप्शन पर पहुंचते ही इसने अपनी घनी मूछों पर हाथ फेरते अपना कार्ड निकालकर रिसेप्शन के सामने रखा तो रिसेप्शनिस्ट ने हैरानगी और खुशगवारी के मिले जुले तासरात से शेराम खानजादा को देखा। गुड टू सी यू सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? रिसेप्शन पर भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोली। मुझे सिर्फ इतना बताएं, आज यहाँ किसी बहारे गुल नाम की खतून ने चेकअप करवाया है, चेक इन करवाया है, मतलब कि एंट्री करवाई है? शराम ने अपनी स्याह आंखों में गुस्से की हिद्दत लिए संजीदगी से पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने हैरानगी से शराम की सर्द सुर्ख आंखों को देखा था। मुकाबिल की स्याह आंखों की सहाराना कशिश से वो पल में मरऊब हुई थी। मरऊब होने के लिए इसका नाम ही काफी था। आखिर काफी जानी पहचानी शख्सियत रखता था वो यहाँ। जी सर, अभी कुछ देर पहले इस नाम की लेडी ने अपने लिए कमरा बुक करवाया है। रिसेप्शनिस्ट ने शराम की सर्द आंखों को देखते गड़बड़ाते हुए एक ही सांस में बताया। आई वॉन्ट एक्स्ट्रा की ऑफ दिस रूम। मुझे इस कमरे की एक डुप्लीकेट चाबी चाहिए। शराम ने संजीदगी से की मांगी थी। ऑफ कोर्स सर। रिसेप्शनिस्ट ने इसे कमरे की पकड़ाई थी, दूसरी की जो थी। थैंक्स। शराब की पकड़ता लंबे लंबे डग बढ़ता वहां से चला गया था। बहार ने अपने सेल फोन से सिम निकालकर इसे दो हिस्सों में तकसीम करते इसे डस्टबिन के नजर की। अपने सील फोन में इसने नई सिम डाली थी जो इसने आज रास्ते से खरीदी थी। वो ये रुखसती करके अब्रिश और हूर की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। अरहाम और जनान खानजादा अमरीका के आला तरीन याफ्ता मर्द थे।
मगर औरत के मामले में वो सत्ता सोच सकते थे। और वो शेराम खानजादा जो मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सका, वो इससे अच्छे की क्या उम्मीद रख सकती थी। जिसने इसकी जिद में अपनी तालीम को खैराबाद कह दिया, क्या नहीं कर सकता था। वो इतना पढ़ लिख कर हवेली की चार दीवारी में कैद नहीं रह सकती थी। आज हवेली के कमजोर मर्दों की वजह से इसे अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। बाहर ने तलखी से सोचते किसी का नंबर मिलाया था। डॉक्टर अफरोज, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे दुबई जाने का इंतजाम कर देंगे, मेरी रिहाइश और हॉस्पिटल में जॉब का बंदोबस्त भी करेंगे। अभी इसकी बात मुंह में ही थी कि दरवाजे से शेराम खानजादा को दाखिल होता देखकर इसके हाथ से मोबाइल गिरकर जमीन बोस हो चुका था। वो दिल पर हाथ रख के सहमते हुए बेख्तियारी में कई कदम पीछे हुई। शेराम खानजादा की आंखों में खून उतरा देखकर इसका रगों में खून दौड़ता खून बर्फ की मानंद मुंजमद हुआ था। इससे पहले कहाँ देखा था मुकाबिल की आंखों में ऐसी वहशत और जुनून। शशराम वो मम में पहाड़ी से खुद की तरफ कदम पर कदम बढ़ाता देखकर हिलकाई, मतलब घबरा गई थी। शराम इसके और अपने दरमियान फासला समेटते इसकी गर्दन अपनी आईनी गिरफ्त में दबोच गया। शशराम पहाड़ इसकी गिरफ्त में बुरी तरह फड़फड़ाई थी। वो खून उतरी आंखों के साथ इसके गर्दन पर अपनी गिरफ्त बंतरिज बढ़ाए जा रहा था। वो इसके हाथों से अपनी गर्दन छुड़वाते बेहाल हो चुकी थी, मगर मुकाबिल को रहम ना आ रहा था। पहाड़े खुद को छुड़वाती साख्त हुई। हाथ इसके खुरदरे हाथों पर ढीले पड़े। हाथ इसके खुरदरे हाथों पर ढीले पड़े। भला इस पहाड़ी का मुकाबला करना कहाँ आसान था। आज तो मुकाबिल की आंखों में खून का दरिया दौड़ रहा था, जो पहाड़ी की सांसें उखाड़ने के लिए काफी था। सांसों से तपश निकलती से झलसा रही थी। पहाड़ी की आंखों को बाहर का उबल रही थी। इससे पहले वो साख्त होते ढेर होती, शराब ने इसे एक ही झटके से छोड़ा था। वो जमीन पर घंटों के बल घुटनों के बल गिरी, बुरी तरह खांसते वो अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश कर रही थी, जो इसके सामने खड़े बेरहम ने निकालते में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहाड़ ने अपनी उखड़ती बखड़ती सांसों को बहाल करते शराब के चमकते स्याह बूटों को देखा, जहां वो इसके कदमों की धूल बनी हुई थी। वो इसे आज अपने कदमों में ले आया था। आखिर था ना हवेली के मर्दों की तरह अना पर पाक मर्द, जो औरत को अपनी मलकियत समझता था। एक बार बहाड़े अगर अपनी आंखों से नफरत और बदगुमानी की पट्टी उतारकर इसके कदमों से नजर उठाकर इस इंसान की आंखों में देख लेती, जहां इश्तियाल वहशत गुस्से के साथ साथ इसे खोने का डर भी शामिल था, जो वहशत जुनून से बढ़कर ज्यादा था। अगर वो ये देख लेती तो यकीनन इसके गिरबान तक आ जाती। इस बात की तो वो इसे आज तक सजा देती आई थी, इससे इश्क करने की। वो घुटनों के बल बैठी, दोनों हाथ जमीन पर रखे, अभी तक गहरे सांस भर रही थी। आंखों से गर्म स्याल मादा जारी था। शराब बिना इस पर रहम खाए इसे बेदर्दी से बाजू से जगड़े अपने सामने खड़ा कर गया। बहाड़े गहरे सांस लेते बहते आंसुओं से शराब को देख रही थी। बहाड़े की चादर एक कंधे पर लटक रही थी। इसके कैचर लगे बाल खुलकर इसकी कमर और चेहरे के गिर्द बिखर चुके थे। शराब ने इसके बाजू पर अपनी बेरहम गिरफ्त मजबूत करते झटके से अपने करीब किया। इसकी सख्त गिरफ्त पर बहाड़े के लबों से संस्कारी बरामद हुई थी। शराब ने नरमी से इसके गाल पर अपने हाथ की पुश्त फेरी, जहां अरबद खान की उंगलियों का निशान अभी तक मौजूद था। दूध दही या गर्दन पर भी इसकी उंगलियों के निशान मौजूद थे। गर्दन सुर्ख पड़ चुकी थी। वो सहमते हुए शेराम खानजादा की खुरदरी उंगलियों का नरम लमस अपने गाल पर महसूस कर रही थी, जो गाल से होता गर्दन पर जा रहा था। इसका लमस नरम था, मगर इसकी स्याह आंखें सर्द और पथरीली थी। बहाड़े का रमा रमा खौफ से खड़ा हुआ था। पता है बहाड़े, जब मुझे पता चला कि काका ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो मेरा दिल क्या किया था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं। मेरी बीवी, मेरे बहाड़े को आखिर थप्पड़ मारने वाले होते कौन है वो लोग। मगर अब मुझे लग रहा है तुम्हें एक और थप्पड़ की नहीं, बल्कि कई ज्यादा थप्पड़ों की जरूरत है। शराब ने इसकी गर्दन एक बार फिर से जगड़े इसके चेहरे पर अपनी तपश ज्यादा सांसें छोड़ता गिराया। शराब, ये तुम का क्या कर रहे हो तुम? मम, मुझे यहाँ देखकर गलत समझ रहे हो। मम, मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई थी। बहाड़े ने खुद इसकी स्पार्क गिरफ्त से छुड़वाते टूटे लफ्जों से बमुश्किल बोली। अच्छा, वाकई में तुम यहाँ अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी? कौन सी दोस्त? शराब इसे छोड़ता इस रजाइया लहजे में गोया हुआ था। झुककर बहारे का मोबाइल जमीन से उठाते डायल्ड लिस्ट से नंबर मिलाया था। शेराम, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा फोन दो मुझे। बहारे ने झपकते अपना फोन शेराम से लेना चाहा। वो शरारत से अपना हाथ पीछे कर गया था। इसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया तो वो बेड पर ऊंधे मुंह जा गिरी थी। शेराम ने एक बार फिर से वो नंबर डायल किया, जो कुछ ही बेल्स के बाद अब की बार उठा लिया गया था। मिस बहारे, आपने फोन बंद क्यों कर दिया था? फोन पर मर्दाना आवाज सुनकर शेराम ने सुर्ख आंखों से बहारे को देखा, जो बेड पर बैठी बेआवाज आंसू बहा रही थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आवाज निकालती या फिर शेराम से फोन लेती। शेराम के देखने पर वो रोते हुए अपनी नजरें फेर गई थी।
शेराम स्पीकर पे इनके लिए बहारे की तरफ बढ़ा। बहारे पीछे को खिसकती बैकग्राउंड के साथ टेक लगा गई थी। शेराम बेड पर अपना घुटना जमाते हुए इनकी तरफ बढ़ता था। श्रीराम बेड पर अपना घुटना जमाते पहाड़ी की तरफ झुकते इसकी तरफ फोन बढ़ाया। पहाड़ी ने हिचकी लेते श्रीराम को देखा था। श्रीराम ने मुंह पर उंगली रखकर इसके सुरख आंखों से वार्न करते इशारे से फोन पर बात करने को कहा। पहाड़ी ने कांपते हाथों से फोन पकड़ते श्रीराम को बेबसी से देखा, जिसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई नरमी का तासराना ना था, तासर ना था। ही है या हेलो, वो ऐसे लड़खड़ाते हुए बोली। पहाड़ी ने अपनी हिचकियों पर काबू पाते बमुश्किल ही कहा था, मिस पहाड़े कहाँ गुम हो गई थी? मैं कब से आपके बोलने का मुंतजिर था। एनीथिंग प्रॉब्लम? नहीं नहीं डॉक्टर फरोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने ऊपर झुके शेराम को खून नशाम निगाहों से घूरते पाकर जर्जरी लेते कांपते लबों से कहा, मम मैंने पूछा था कि आपकी ड्यूटी तो नहीं इस वक्त। बहारे ने घबराते हुए बात बनाई। दिल में की दुआएं की थी कि डॉक्टर फरोज समझ जाए कि वो मुश्किल में है, वो इसके दुबई जाने के मुतालिक कोई बात ना करे। अगर इस पागल खान को पता चल गया तो वो यकीनन आज इसकी कब्र इस कमरे में ही बनाएगा। मिस पहाड़ी, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं कल तक आपके दुबई जाने के तमाम इंतजामात कर दूंगा। डॉक्टर फरोज की बात पर बहाड़े की सांस से मदम हुई। बहाड़े ने खौफजदा होते हलक तरकते शेराम को देखा, जो अब स्पॉट नजरों से इसे देख रहा था। वो समझ नहीं पाई थी कि इसके सर्द स्पॉट तासरात श्रीराम पहाड़े इसे पुकारते बेबसी और खौफ के आलम में रो दी थी। श्रीराम ने इसके हाथ से फोन लेकर पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा था। पहाड़े ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी। श्रीराम अब कमरे के वसत में चक्कर लगाए अपने घने बालों में हाथ फेरते गहरे सांस भर रहा था। बहाड़े की कमरे में सिसकियां गूंज रही थी। हवेली की रिवायत से वाकिफ थी। अब रिश्त तो सिर्फ निकाह से भागी थी। इसे बेदर्दी से दोबारा इस हवेली में मनी के नाम पर लड्डा पटका था। और तो इस इंसान की मनकूह और इज्जत थी। इसने अगर छोड़ भी दिया तो हवेली के बाकी मर्द तो इसे नहीं छोड़ेंगे। वो अपना इंजाम सोचते जरो कतार से रोने लगे। शराम ने इसकी हिचकियां सुनते गुस्से से दीवार पर काफी ज्यादा मुक्के दे मारे थे। शराम मेरी बात सुनो, मैं तो सिर्फ पहाड़े हिम्मत मुतजबित करते बेड से उतरती इसकी तरफ बढ़ी। दूर रहो मुझसे, वरना मैं क्या कर डालूं मुझे कुछ पता नहीं। शराब इसे तंबिया करता दाड़ा। पहाड़े इसकी धार पर इससे खौफ खाते इससे दूर हुई, मगर दूसरे ही पल अजली गुस्सा कूद कर आया था, जिसकी फितरत था। अगर इसकी रगों में भी खानजदा खून दौड़ता था। मुकाबिल से डरकर खामोश होना कहाँ सीखा था इसने? जब हर सूरत मरना ही लिखा था तो आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं? वो पथरीली हुई शेरनी की तरह इसकी तरफ बढ़ी। क्या करोगे? मारोगे मुझे? मार डालोगे? एक ही दफा मार डालो मुझे ताकि मेरी तुमसे जान छूटे। पहाड़ इसके करीब होते इसका हाथ पकड़े थे अपनी गर्दन पर रखे हजनीती चीखी। यही इसकी गलती थी कि वो शेराम खानजादा को वही शेराम समझ बैठी थी, जो इसकी हर जायज नाजायज पर गुस्से से लब बेच जाता था, कभी हद पार नहीं करता था। शेराम का हाथ उठते इसके नाजुक गाल का हिस्सा बना। वो गाल पर हाथ रखते सहम कर पीछे हुई थी। श्रीराम ने अपनी तरफ से बहुत हल्का थप्पड़ मारा था। इतने गुस्से में होने के बावजूद इस पर पूरी कुव्वत से हाथ ना उठा सका था, मगर इसका सख्त पहाड़ी हाथ इस नाजुक जान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ था। श्रीराम इसकी तरफ बढ़ा तो वो मजीद पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी सान मौत दूंगा? नहीं भाड़े गुल, मैं तुम्हें ऐसे सजा दूंगा तुम्हारी रूह कांपे उठेगी, तुम मौत की भीख मांगोगे। तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, तुम्हें मैं अपने वजूद में ऐसे दफन करूंगा तुम सांस लेने के लिए भी अब मेरा मोहताज होगी। शेराब सर्द बर्फीले लहजे में बोलते से सख्त कर गया था। अब तुम हवेली से तो क्या कमरे से भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं निकलोगे, समझी तुम? शेराब दहाड़ता तो पहाड़ी ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। फिल वकूत वो इसके साथ मुकाबला नहीं करने की पोजीशन में थी। शराब ने इससे दूर होते कमरे में रखे ड्रेसिंग मिरर पर अपना हाथ का मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से दे मारा। शीशा टूटता कई हिस्सों में तकसीम होता इसके हाथ को जख्मी कर चुका था। बहारे मुंह पर हाथ रखते गहरे सांस लेते शराम की जुनूनियत और पागलपन को देख रही थी। इस शराम से वो वाकई में वाकिफ नहीं थी। ये तुम्हें थप्पड़ मारने की मैंने खुद को सजा दी है। जितनी तकलीफ तुम सही होगी इससे ज्यादा मैं सहूंगा। तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारी जान मैं तो लूंगा, बाद में खुद को भी मौत के हवाले कर दूंगा। शराम अपने हाथों में प्योसे शीशे के टुकड़े निकालता सर्द लहजे में पुकारते इसकी रीढ़ की हड्डी में सिंसी दौड़ गया था। बहारे तो इसके थप्पड़ मारने के बाद ही इससे काफी डर गई थी। अब इसका ये जुनून देखकर वो मजीद इससे खौफजदा हो चुकी थी। शराब ने इसके कदमों में गिरी इसकी चादर उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई, जिसे बहारे ने कांपते हाथों से पकड़ते अच्छी तरह ओढ़ते निकाब किया। शराब इसका बैग बेड से उठाते इसकी कलाई पकड़ते कमरे से निकलते लिफ्ट की जानिब बढ़ा। अब रिशावर लेकर वॉशरूम से बाथरोब गाउन पहनकर निकली तो बेड पर बैठे जरान को देखकर ठक कर रख गई थी। सुनहरी रंगत में सुर्खियां सी गिली थी। जरान बैकग्राउंड के साथ टेक लगाई सही देख रहा था। जरान को खुद की तरफ तकता पाकर वो मजीद खुद में सिमटी थी।
बाथरोब गाउन घुटनों तक आ रहा था। अब्रिश ने नजरें झुकाए अपने बाथरोब घुटनों से खींचकर नीचे किया था। इसकी सूरत बैकी बैकी नजरों का अर्तकार अपने सरापे पर महसूस करते। अब्रिश के कदम जैसे जमीन में जगड़े जा चुके थे। इसे अंदाजा नहीं था वो कमरे में होगा, वरना वो कभी इस होलिये में कमरे में ना आती। वो कल सुबह गया था, आज कमरे में आया था। ब्लू शलवार कमीज में मलबूस में से गहरी मगर सुर्ख आंखों से देखते हुए बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए सिगरेट उंगलियों में दबाते हुए था। इसकी उंगलियों में सिगरेट देखकर वो एक लम्हे के लिए चूकी थी। जरान सिगरेट नहीं पीता था, फिर वो आज सिगरेट नोशी क्यों कर रहा था? वो इस पर एक नजर डालकर जल्दी से ड्रेसिंग रूम की कबर्ड से इसने अपने लिए नारजीनी रंग का हल्का कामदार सूट निकाला। पहाड़े और अबीर की आज रुखसती थी। अमीना खानम के कहने पर वो तैयार हो रही थी। कपड़े बदलते इसकी नजर अपने सीने के पास जख्म पर पड़ी, जिससे हल्का हल्का खून रसने लगा था। शावर लेने की वजह से बैंडेज उतर गई थी। इससे पहले वो अपने जख्म को साफ करते बैंडेज करती, इसकी नजर अपने गर्दन पर जरान के दिए हुए निशान पर पड़ी, जो अब नीला पड़ चुका था। अब्रिश का हाथ बेइख्तियार अपने निचले लब के मध्यम से जख्म पर जा ठहरा था। क्या मतलब था इसका? कल से दिलो दिमाग में एक सवाल खलबली मचाते हुआ था। गर्दन और होंठों पर इसके दिए गए जख्म और इसकी शेड में मलबूस ना होना। बेहोशी के आलम में इसका बेरहम लम्स भी इसे याद था, जैसे क्या वो कल अपना हक ले चुका था। अब्रिश के दिल में मचलता सवाल बेइख्तियारी में लबों पर आया था। इसका हक था कि इसके करीब आना, वो किसी भी सूरत इसे मना नहीं कर सकते थे, मगर इसके ही लफ्ज समातों में जहर बनकर कल से उतर रहे थे। आज तुम्हें देखकर भी मेरे अंदर कोई जज्बा कोई अरमान नहीं जग रहा, यहाँ तक के हवस भी नहीं। मैं कभी ऐसी लड़की के करीब नहीं जाऊंगा जो नशे में मुझसे मोहब्बत का इकरार करती है, बड़ी महफिल में किसी और के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और निकाह किसी और से करना चाहती है। तुम काबिल नहीं हो मेरी सच्ची मोहब्बत के। इसके लफ्ज याद करते अब्रिश के लबों पर तलख मुस्कुराहट उभर कर मधूम हुई थी। ये लफ्ज कल तक अगर जरान खानजदा के लबों से निकलते गवारा थे, मगर आज जब वो इसके निगाह में थी अपने शोर के लबों से सुनना किसी कीमत भी गवारा नहीं थे। इसके लफ्ज बहुत चुभे थे। इसने जो कुछ भी किया था, मगर दिल तो सिर्फ जरान खानजादा को दिया था, जो इसकी इतनी सितमगरी के बाद भी सिर्फ इसके लिए धड़कता था। हक लेना ही तो था, होश में ले लेता। इस तरह बेहोशी में क्यों इसके साथ ऐसा किया? अब्रिश की आंखों में नमकीन पानी आन ठहरा था। आखिर क्यों ना लेता वो अपना हक? वो हवेली का वैशी स्वाक मर्द जो था। अब्रिश ने सिसकी बढ़ते बेरहमी से अपनी गर्दन खरोच कर इससे फिर से जख्म दिया था। जरान खानजादा पर यकीन करने की खुद को सजा दी थी। वो कपड़े बदल कर बाहर आई तो जरान सिगरेट उंगलियों में दबाए बाजू आंख पर लेकर सो रहा था। जलता सिगरेट इसकी उंगलियों को भी जला रहा था, जिसे इसके मुतल्लिक परवाह नहीं थी। अब्रिश ने बेख्तियारी में इसकी तरफ बढ़ते इसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगरेट निकाला। जरान ने आंखों से बाजू हटाकर सुरख आंखों से इसे इस्तफामिया निगाहों से घूरा। मम मैं वो सिगरेट निकाल रही थी, आपकी उंगलियों को जला रहा था। अब्रिश जरान के सुरख आंखों को देखकर कपकपाते लब्बों से बोली। इसकी सर्द सुर्ख नजरें देखकर इसके लब्बों से बेसाख्ता आप निकला था। इससे पहले वो वहां से जाती, वो इसे कलाई से जगड़े खुद के तरफ खींच चुका था। वो इसके सीने पर आग गिरी थी। मेरा तो पूरा बदन एक दिन देखी आग में जल रहा था। सबसे ज्यादा तो ये दिल जल रहा है। कहां कहां से ये आग बुझाओगी तुम? जरान इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते सजाइया हंसा। अब्रिश मुश्किल ही खुद को इसके सीने का हिस्सा बनने से रोके हुए थी। जरान के सीने पर दोनों हाथ जमाए वो इसकी सर्द सुर्ख आंखों में देख रहा था, जो इसके रात जगह की चुगली खा रही थी। अब्रिश को यूं खुद की तरफ मासूमियत से तकता पाकर जरान की आंखों से मजीद शोले लपके थे। जरान ने बाजू से जकड़े खुद में भेजा तो अब्रिश के लबों से सस्कारी निकली। आंखों से आंसू निकलते शफाफ अर्ज को भगोने लगे। इसके आंसुओं पर वो मजीद सिलका था। क्या इसकी गुर्बत इसके लिए आंसुओं का बाइस है? वो सलगती निगाहों से इसे काफी देर तक देखता रहा। वो अभी तक इसके सीने पर हाथ रखे रो रही थी। इसके रोने से अंदाजा हुआ था कि वो इसकी गुर्बत में आंसू नहीं बहा रही, बल्कि वजह कुछ और है। उसे बाहों में ही लिए रुख पलट गया था। जरान की नजर इसकी सुनहरी आंखों की नमी से होते इसकी धड़कनों के मुकाम पर आन ठहरी थी, जहां से शर्ट सुर्ख हो रही थी। जरान ने इसकी कमर पर हाथ डालकर इसे ऊपर को उठाते बैठाया। अब्रिश की कमीज की जिप खोलते इसकी शर्ट कंधों से नीचे खिसकाई तो अब्रिश ने सुरख पड़ते जरान का हाथ थामे इसे रोकने की कोशिश की। जरान इसकी मजामत की परवाह किए बगैर इसकी शर्ट कंधों से नीचे खिसका गया था। अब्रिश की रंगत शदीद सुरख पड़ी। जरान के हाथ अपनी धड़कनों के मुकाम पर महसूस करते इसने सख्ती से आंखें मैची। जरान ने इसके जख्म को देखा, जहां से खून फिर से रस रहा था। कामदार ड्रेस पहनने की वजह से जख्म दोबारा से छिल चुका था। ड्रेसिंग नहीं की मतलब वो पट्टी के ऊपर जो साफ करते होते हैं ना, जख्म वगैरह को पट्टी करते होते हैं, उसको ड्रेसिंग कहते हैं। जरा ने लब बेचते पूछा।
नहीं, और इसकी जरूरत भी नहीं, मैं ठीक हूँ। अब्रिश ने बंद आंखों को खोलते शर्ट कंधों से ऊपर करते कांपते हाथों से जिप बंद की। नजरें हनूज झुकी हुई थी। जरान इसके बेइंतहा करीब था। वो इसकी नजरों की तपश के साथ साथ इसकी सांसों की गर्माइश में खुद को झुसेलता महसूस कर रही थी। झुसलता महसूस कर रही थी, मतलब क्या, अंदर जाता महसूस कर रही थी। जरान इसकी इतनी नजदीकी से इसकी हथेलियां भीग रही थी। जरान इसकी झुकी नजरों को देखने के बाद बेड से उठता ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। जरान के जाने के बाद अब्रिश ने बेड से उठते जल्दी से दुपट्टा गले में डाला था। वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। जरान ने कमरे में मौजूदगी इसके उसान खता कर रही थी। ऊपर से इसकी सर्द स्पॉट नजरें इसकी जान निकालने के दर पे थी। जरान मेडिकल बॉक्स पकड़े ड्रेसिंग रूम से बाहर आए तो अब्रिश दुपट्टा गले में डाले भीगी जुल्फों के साथ कमरे से बाहर कदम रख रही थी। इसकी भीगी जुल्फें इसकी पुश्त को तकरीबन भिगो चुकी थी। जरान एक ही जुस्म में इस तक पहुंचा था। इसे कलाई से पकड़े दीवार के साथ पटकते दरवाजा जोर से बंद किया। अब्रिश ने फटी फटी आंखों के साथ जरान को देखा जो कड़े तेवरों से इसे घूर रहा था। कब क्या हुआ जरान? अब्रिश ने सहमते हुए पूछा। जरान की आंखों की सुर्खी पहले ज्यादा बढ़ गई थी। वो इसे कैर बार नजरों से घूर रहा था। होश में हो अब्रिश? अच्छी तरह जानती हो जब वेली मेहमानों से बड़ी पड़ी है, यहाँ की रिवायत से भी बखूबी वाकिफ को, फिर इस होलिये में बैठ जाने का मतलब। जरान की आंखों के शोले लपके थे। असफंद यार खान का कमरा इसी रास्ते पर था जहां से गुजर कर नीचे लाउंज में जाना था। अगर असफंद इसे देख लेता तो इससे आगे का सोचते ही जरान को अपनी कनपटियां फटते हुए महसूस हो रही थी। जरान, मम, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे ख्याल नहीं रहा। क्या? अब्रिश ने इसे शदीद गुस्से में देखकर मनाते हुए वजाहत दी। तुम कुछ भी जानबूझकर नहीं करती, बल्कि तुमसे हो जाता है, या फिर चाहे वो ज़ईम के हाथों में हाथ डाले इसका इजहार मोहब्बत सुनना हो, या फिर इसके साथ निकाह करना हो, या फिर बड़े जिरगे में बेहयाई से असमत यार खान से चीख चीख कर अपनी मोहब्बत का इजहार करना हो। जरान इसके गिर्द दोनों अतराफ में हाथ रखते गिराया तो अब्रिश ने बेसख्ता चीखते हुए अपने गाल पर हाथ रखा। वो अपने गाल पर हाथ रखे गहरे सांसें भरते सहमी निगाहों से जरान को देख रही थी। इसे लगा था जरान इस पर हाथ उठाने लगा है। इसके एक्ट पर जरान लब बेचते अपने मुंह पर हाथ फेरते पीछे हुआ था। मम, मैं सच कह रही हूँ जरान, मुझे अंदाजा नहीं था। मम, मुझे आदत नहीं सबकी, मैं ऐसा ऐसा इधर की रवायत में खुद को डाल लूंगी। जरान के मुश्ताइल चेहरे को देखते अब्रिश ने नम लहजे के साथ वजाहत दी। वो तो तुम्हें डालना पड़ेगा अब्रिश, खुद को हर कीमत पर। तुम्हारी हर गलती। जो जरान खान ज्यादा माफ करता था वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता था। अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो हवेली का स्पाक वैशी उजर गुमार खान है, जो गलती से भी अपनी बीवी की गलती माफ नहीं करेगा। जरान ने स्पॉट लहजे में इसे तंबिया की। सारी ये गलतियां मेरी तो नहीं थी। आप हर गलती से बड़ी जुमा होकर सिर्फ मुझे कसूरवार कैसे कह सकते हैं? अब्रिश ने शबनमी लहजे में शिकवा किया। इतना सब कुछ करने के बाद तुम खुद को मासूम कह रही हो? जरा ने इस्तज़ाइया हंसा। मुझे ये बताओ, असफन से तुम अमेरिका में मिली थी, तुम मेरे सामने इसे देखते जार बनने का नाटक क्यों किया? जरान ने इसके करीब होते सर्द अंदाज में सवाल दगा। मुझे याद नहीं रहा था बताने का, मैं सिर्फ अमेरिका में एक ही मरतबा असफन से मिली थी। वो भी इसने मेरा बैग एक रोबर से वापस ला कर दिया था। रोबर मतलब चोर से। वो मुलाकात इतनी सरसरी थी मैंने जरूरी नहीं समझा बताना। अब्रिश ने आधा सच और आधा झूठ बताया था। असमंद इसे मोहब्बत का इजहार कर चुका है, ये सब जरान को बताकर वो इसे मजीद मुश्तिल नहीं करना चाहती थी। वो मुलाकात इतनी भी सरसरी नहीं थी जो तुम्हें अपने होने वाले शोर को बताना याद नहीं रहा। तुम एक मरतबा नहीं, अमेरिका में कई मरतबा इससे मिली थी। जरान इसके झूठ पर यकदम भड़कते हुए चीखा था। आई स्वेयर जरान, सिर्फ 2 बार असमंद से मुलाकात हुई थी, मेरा यकीन करें। अब्रिश ने इसके भड़कने पर जल्दी से रोते हुए सच बताया। इसका चलाना इसके कान के पर्दे फाड़ रहा था। इसके गुस्से से खाइफ होते इसका रूम रूम लड़ज रहा था। दोबारा की मुलाकात पर तुम मेरे सामने खामोश रही क्यों? दिल के जलते बांपड़ों से मजबूर होते सिलकते चेहरे पर सर्द अंदाज में एक मरतबा फिर से सवाल किया। असफन ने मुझसे कहा था ये बात आपको ना बताऊं, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। अब टूटे लफ्जों से बोलती चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। असफंद इसकी बीवी इसकी मोहब्बत से मोहब्बत करता था, ये सुनकर जरान का वजूद मजीद आग के गोलों में लिपटा था। आप मुझे जैसे ट्रीट करना चाहते हैं कर ले। जानती हो मनी में आई हुई लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक होता है, मगर बार बार मुझे असमत और ज़हीम के नाम लेकर मेरे कैरियर पर सवाल ना उठाएं। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब्रिश ने इश्कियों के दरमियान व मुश्किल का अपने करैक्टर पर सवाल उठने पर तुमने खुद को मजबूर किया। हमारे दरमियान जितने भी इख्तलाफात बंद गुमान थी सही, मगर ये शक नहीं था जो तुमने खुद मेरे अंदर मुंतकिल किया है, जो मुझे अजियत की इंतहा पर पहुंचा रहा है। जरान कड़प ज़दा अंदाज में बोलता। अब्रिश के आंसुओं की रवानी में इजाफा हुआ था।
जरान लब बेटे इसे कुछ देर देखता रहा, फिर इसका हाथ पकड़ते इसने इस बेड पर उठाया, इसका दुपट्टा गले से उतारते साइड पर रखा था, इसकी जिप खोलते शर्ट कंधों से नीचे खिसकाई थी, मतलब उतारी थी। मम मैं ड्रेसिंग कर लूंगी, अब उसने नजरें झुकाई, कहा तुमने करना होता तो तुम पहले ही कर लेते, यकीनन तुम ये खुद को अजियत पहुंचाकर मुझ पे साबित करना चाहती हो कि तुमने ना करना होता तो पहले कर लेती। यकीनन तुम ये खुद को अजियत पहुंचाकर मुझे साबित कर चाहती हो कि ये तुम्हारे लिए रिश्ता तोक से ज्यादा नहीं। तोक मतलब क्या होता है बताना जरा। जरान ने सख्त अंदाज में कहते कार्टन से इसका जख्म साफ किया। जख्म पर जरान की उंगलियों का बढ़ता दबाव महसूस करते अब इसने सिसकी ली थी, मुझे तुम्हारे जख्मों और तुम्हारी अजियत से कोई मतलब नहीं है। जरान के लहजे में ठंडक बढ़ी थी। तुम्हारा जख्म देखकर कल पहाड़े ने मुझे जिन नजरों से देखा था मुझे वो जमीन में गाड़ चुका था। क्या चाहती हो आज ये जख्म देखकर तमाम घर वालों और बरादरी वालों की नजरों का सामना करो। जरान ने आईब्रो चुकाई, बर्फीले लहजे में सवाल किया। अब्रिश इसके सवाल पर सरनफी में हिलाते नजरें झुका गई थी। ये जख्म मैंने तुम्हें दिया है, फिर तुमने खुद ही खुद को दिया, दोनों तरफ से इज्जत मेरी ही घटेगी। जरान ने सर्द लहजे में कहते इसके जख्म पर आइमेंट लगाई। इसका बर्फ सा लहजा महसूस करते अब्रिश खामोशी से नजरें झुकाए, आंखें मेज चुकी थी। इसकी उंगलियां इसकी धड़कनों के मुकाम को छूती इसके बदन में इर्तियाश पैदा कर रही थी, जिसे जरान बाखूबी महसूस कर रहा था। जरान सर्द सुरख नजरों से इसे क्यामत खेज मसूर कर सरापे को देखते जरान ने बेसाख्ता अपने अंदर उड़ती तगयानी पर काबू पाते इसकी शर्ट कंधों से ऊपर करते जिप बंद की थी। अपनी आंखें बंद किए लड़ज रही थी। सुनहरी रंगत पर आर्स शदीद सुर्ख पड़ रहे थे। जरान इसके खूबसूरत चेहरे को देखते लब बेच गया था। इसे बाजू से जगरे खुद की तरफ खींचा तो वो कटी हुई डाल की तरह इसके सीने में आन लगी थी। अब्रिश ने आंखें खोलते जरान को देखा जो सर्द नजरों से इसे देख रहा था। तुम्हारा हुस्न अब किसी भी गैर मर्द के सामने ना खुले, गलती से भी असवंद के सामने। तुम्हारे सर से दुपट्टा ना उतारे, अगर ये तुम्हारे ये सर का एक बाल भी किसी गैर मर्द देखा तो वो तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। वो इसका मुंह दबोचे गिराया था, जहां वो होगा वहां तुम ठहरोगी भी नहीं है। आई थॉट क्लियर, जरान ने सर्द लहजे में तंबिया करते से बैकग्राउंड के साथ धकेला था। ये ड्रेस भी चेंज कर लो, कोई हल्का फुल्का सा ड्रेस पहनो, कोई जरूरत नहीं इतना बनना संवरने की, ना ही मेकअप करने की जरूरत है। जरान ने गुस्से से नारंगी फराक में इसकी सुनहरी रंगत को दहकते देखकर भड़कते हुए कहा। वो नहीं चाहता था असवंत की गलती से भी इसकी बीवी पर नजर पड़े। वो अब्रिश को लेकर इस्लामाबाद शिफ्ट होने का इरादा रखता था, मगर आज अब भीड़ की वजह से मजबूर था कि इधर रुकने को। जरान इसे सर्द नजरों से घूरते बेड से उठा। तुम्हारी जबान एक जो हर माँ और बहनों के सामने बिल्कुल ना खुले, इसके सामने जितने भी तमीज के दायरे में रहोगी इतना ही इस कमरे में सुकून से रहोगी। जरान इस पर कहरबार नजर डालता कमरे से निकल गया था। जरान के जाने के बाद अब्रिश अपनी आंखों की नमी बेदर्दी से साफ करते ड्रेसिंग रूम की जानब बढ़ी थी। अब्रिश चूड़ीदार पजामे के सफेद अंगर खास का सिंपल सा फराक पहने हुए बिना किसी भी जेबो और माश के नीचे आई थी। इस टाइम दिन के 12 बज रहे थे। अबीर और असवंत का शाम में निकाह था, इसके बाद रुखसती थी। बरादरी के चंद ही लोग को इनवाइट किया था। जो बड़ी बड़ी सामियां होंगी वो इनवाइट किया होगा, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं जो बहुत गरीबी थे। लाउंज में बरादरी की चंद ही बुजुर्ग खवातीन बैठी थी, जिन्हें सलाम करने के बाद वो अमीना खानम की तलाश में किचन की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब्रिश ने किचन में दाखिल होता मीना खानम से सलाम किया। अमीना खानम रोजनिया खानम इस वक्त किचन में ही मौजूद थी, मुलाजमों को रात के खाने के लिए हदायत दे रही थी। मेहमानों की तादाद आज बहुत थोड़ी थी, इस वजह से घर में ही रात ज़ियाकत का इंतजाम किया जा रहा था। दरख्शां के अलावा वो किचन में दो तीन और भी मुलाजमें थी। वालेकुम सलाम, अमीना खानम ने अब्रिश को देखते रुखाई से जवाब दिया। अब्रिश का मर्दान खाने में जाकर तमाशा करने पर अमीना खानम ने दिल में अब्रिश के लिए बहुत सख्ती गढ़ी थी। अब्रिश को देखकर इनके चेहरे पर संजीदगी और कड़कती महसूस करते दर्द आई थी। जी वहां खड़ी हर मुलाजमा ने महसूस किया था, क्योंकि ये इनकी तबीयत का खासा नहीं था। रोजनिया खानम के लब्बों पर भी तंजिया मुस्कुराहट दौड़ी। जानता था हम तुम्हारा इस निकाह में कोई मर्जी शामिल नहीं था, मगर तुम दोनों की दुल्हन है। क्या सफेद लिबास पहनकर तुम मातम नहीं मना रहे? अब्रिश को इंतहाई सादगी में देखकर अमीना खानम ने नागवाड़ी से कहा। अमीना खानम का सर्द लहजा महसूस करते अब्रिश की आंखें नम हुई थी। ये पहली मर्तबा था इन्होंने इससे इस लहजे में बात की थी। जरान ने मुझे तैयार होने से मना किया था, अब्रिश ने भीगे लहजे में बताया। गलती हो गई। इसके करीब आते वो कोट अरहम की तरफ बढ़ाया, हाथों में वाजिया लर्जिश थी। जिसे देखता अरहम गहरा मुस्कुराया था। ये पकड़ो और इसे चलाओ। अरहम ने लाइटर हूर की तरफ बढ़ाया। का क्या? हूर हैरान हुई थी। आई सेड बर्न इट विद आउट डिले। इसे बताना खैर कैसे जलाओ।
अरहाम दौड़ा था। हूर ने लड़ते हुए जल्दी से लाइटर पकड़कर इस लैब को शोला दिखाने की कोशिश की थी, मगर हाथों की कपकपाहट की वजह से इससे लाइटर जल नहीं रहा था। अब की बार पूरी कुव्वत कुव्वत से चलाया था। हूर ने हिचकी बढ़ते लाइटर जलाने की कोशिश की, जो इससे अभी तक जल नहीं रही थी। अरहाम, ये मम मुझसे नहीं जल रहा, हूर ने हिचकी लेते हुए कहा। जलाओ हूर इसे, वरना आज मैं तुम्हें जला दूंगा, अरहाम सर्द आवाज में फंकारा। हूर ने कपकपाते हाथों से लाइटर जलाने की एक बार फिर से कोशिश की थी। बसत शक्कर इस बार लाइटर जल गया था। हूर ने गहरा सांस लेते लैब कोट को शोला दिखाया। बहुत से आंसू टूटकर इसके रुख पर गिरते बेमौल हो रहे थे। जरान ने मुझे तैयार होने से मना किया। अब्रिश ने भीगे लहजे में बताया, गलती हो गई हमसे, जो जिले की बेटी को हमने बहू बनाने का सोचा। हमारा जरान के लिए एक से एक बढ़कर लड़की थी। हमारा भाई का बेटी पलवशा के लिए हमारा भाई ने खुद हमसे कहा, मगर समझ नहीं आता जरान को तुम में ऐसा क्या नजर आया जो तुम्हें पसंद कर बैठा, वरना हमारा पलवशा सूरत में भी और गिनों में भी तुमसे कई गुना बढ़कर था। अमीना खानम ने मुलाजमों की परवाह किए बगैर अब्रिश को अच्छा खासा लताड़ा था। अब्रिश ने लब काटते हुए खामोशी से अमीना खानम की डांट सुनी थी। जरान बेचारा भी तो तुमको इसलिए सज्जनने समझने से मना करता है, वो भी बेचारा अब क्या करे। अब इसका नसीब ऐसी औरत से फूटा है जो इसके ही भाई पर नजर रखती है। अब ऐसे में वो बेचारा तुम्हें ज्यादातर तैयार होने से मना ही करेगा ना। तुम्हारा क्या पता, तुम पंच संवर कर मर्दान खाना में असफन का निकाह रोकने के लिए पहुंच जाओ। तो जुनैया खानम ने अब्रिश की फक रंगत देखते जलती पर तेल डाला, तो अब्रिश की रंगत तौहीनो खजालत से शदीद सुर्ख पड़ी थी। वैसे एक बात है कि हवेली के मर्द तो अकड़ू है ही है, लड़कियां उससे भी बढ़कर हैं औरतें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मुझे इस लहजे में बात करें। आंटी की कड़वी बातें मैंने इसलिए सुनी क्योंकि वो जरान की माँ है। आपका रिश्ता मेरे लिए इतना काबिल एहतराम नहीं कि मैं फजूल में आपकी बातें सुनूं। अब्रिश की बात अभी मुंह में ही थी कि रोज़निया खानम का हाथ उठता अब्रिश के गाल पर निशान छोड़ गया था। अब्रिश गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से रोज़निया खानम को देख रही थी। अमीना खानम ने अपने लब सख्ती से बेचे। मुलाजमों के सामने इन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा था। जब से असफंद और अबीर का रिश्ता तय हुआ था, रुज़निया खानम का ये रवैया इनके साथ बहुत तलख हो गया था। इन्होंने अमीना खानम से दबना छोड़ दिया था। वो एक बात की सोच सुनाने लगी थी, तुम यहाँ पर जरान की बीवी बाद में हो, पहले मेरा बब्बर की मौत के बदले में वनी के तौर पर आया है। तुम्हारा जलील भाई ने हमारे जवान बेटे को मारा है। खून के बदले हम यहाँ खून लेता है, या फिर खून बहा में कातल के गढ़ का औरत, जिससे इस कत्ल का हिसाब लिया जाता है। तुमको क्या लगता है हम तुम्हारा बदतमीजी बर्दाश्त करेगा? जुबान काट डालेगा तुम्हारा। रुज़निया खानम नफरत से फंकारी थी। ज्यादा जुबान चलाना है, यहाँ मेहरानी बनकर रहना है तो अपना गैरत भाई को यहाँ पेश करो, ताकि इसे भी बबर की तरह मौत दी जाए। फिर इस दिन तुम हवेली की औरतों की तरह हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करना। रुज़निया खानम गुस्से से गिरजी। हवेली की मुलाजमों लब दांतों तले दबाए ये मंजर देख रही थी। आज के बाद तुम वनी में आया हुआ औरतों की तरह यहाँ किचन में काम करेगा, बर्तन धोएगा, खाना बनाएगा, कमरे में आराम करने के बजाय अब किचन में सारा वक्त गुजारेगा। रुज़निया खानम ने गुस्से से एक एक लफ्ज चुपाते हुक्म दिया। अब्रिश ने रुज़निया खानम के हुक्म पर अमीना खानम को नम आंखों से देखा। ठीक कह रहे रुज़निया खानम, तुम यहाँ पर वनी के तौर पर आया है। वनी में आया लड़कियों का ये तौर तरीका नहीं होता। अमीना खानम स्पॉट लहजे में कहती वहां से चली गई थी। दरख्शां, अब्रिश को काम सौंपो, बल्कि आज का बकरे का कड़ाही इससे बनाओ। रात से पहले ये किचन से बाहर नहीं आना चाहिए। रुज़निया खानम दरख्शां को हुक्म देती अब्रिश पर इस्तज़ाइया निगाहें डालती चली गई थी। तमाम मुलाजमों के चेहरे पर भी इस्तज़ाइया मुस्कुराहट दौड़ी थी, जिसे देखते अब्रिश अपनी नम आंखें रगड़ते दरख्शां की तरफ बढ़ी, जो मटन बनाने की तैयारियां कर रही थी। भाभी, आप बर्तन धो लें, ये गोश्त हम बना लेंगे। 15-15 किलो के हिसाब से बड़े बड़े पतीले बन रहा है कढ़ाई के। आपको कहाँ आता होगा ये सब कुछ? दरख्शां ने अब्रिश पर तर्जम बड़ी निगाह डाली थी। ठीक है, मैं बर्तन धो लेती हूँ। अब्रिश अपना दुपट्टा ठीक करते सिंक की जानिब बढ़ी, जहाँ गंदे बर्तनों का ढेर पड़ा था। अरहाम खानजादा कमरे में दाखिल हुआ तो हूर ब्लैक कढ़ाई वाला फ्रॉक पहने ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी बालों में बुर्श कर रही थी। वो ब्लैक फ्रॉक पर लैब कोट पहने हुए थी। बालों में बुर्श करते हुए वो बार बार मध्यम सा मुस्कुराई। वो बुर्श करते हुए खुद को देखने में इतनी मखरूम थी कि अरहाम खानजादा के अंदर दाखिल होने पर भी इसे एहसास नहीं हुआ था। वो बच्चों की तरह लैब कोट को पहने खुश हो रही थी। अपने सिल्की खूबसूरत बालों को वो भी कमर पर एक अदा से झटकती, कभी अपने शोल्डर्स पर डाले बुर्श करने लगती। कांच जैसी क्रिस्टल ब्राउन आंखें नम थी, मगर कटावदार लबों पर मध्यम से मुस्कान रखसा थी। ये पहली मर्तबा था कि अरहाम ने इसे मुस्कुराते हुए देखा था। अरहाम ने इसे देखते ड्रेसिंग टेबल पर मोबाइल रखा, जो हूड बुरी तरह चूकी। अरहाम की खुशबू अपने गिर्द महसूस करते हूड की आंखों में खौफ ले आया, जो अरहाम खानजादा ने मिरर में इसके नजर आते अक्स को देखते बखूबी महसूस किया था। मुस्कुराहट पल में सिमटी थी।
मिरर में अरहाम को देखते हूर के हाथों से बुर्श गिरता जमीन में बोस हुआ। अरहाम ने हूर को गहरी नजरों से देखते हुए सोफे पर बैठते हुए इसकी पुश्त के साथ टेक लगाई। हूर ने लैब कोट उतारते बेड पर रखा और जल्दी से दुपट्टा उठाया इसे सर पर ओढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, हूर ने नजरें झुकाए कहा। ये कहां से आया? अरहाम ने इसके सलाम को इग्नोर करते कारदार लहजे में पूछा। अपनी शोला बांध निगाहें हूर के दो आतिशा रूप पर जमाई जो ब्लैक फ्रॉक में कंदन की मानंद दमक रही थी। ये लैब कोट बहारे आपी का है। बहारे आपी के पास दो थे, एक मैंने ले लिया। हूर ने अरहाम की सर्द निगाहों से घबराते हुए जल्दी से बताया। हम। अरहाम ने हंकार पड़ते सिगरेट से लगाते लब्बों से लगाया। क्यों लिया? आईब्रो झुकाते पूछा था। मुझे ये पहनना बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर की फीलिंग आती है। मैं मेडिकल की फर्स्ट ईयर में थी, मेरे पास बहुत से लैब कोट थे। हूर ने मासूमियत से बताते लब दांतों तले दबाए थे। वो भूल ही चुके थे कि इसने अरहाम को अपनी तालीम और उम्र गलत बताई थी। इसलिए कहते हैं कि अपना झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी ना कभी इंसान के सामने सच बनकर आ ही जाता है। वो अपने मुंह से ही सच बता चुके थे। अब अपना झूठ याद आने पर वो दूर खड़ी अरहाम को सहमी निगाहों से देख रही थी कि पता नहीं वो इस बात को क्या सजा देगा, कि वो इस झूठ बोलने पर अब इसको क्या सजा देगा। अब ये देखते हैं आगे। अरहाम इसका सुरख पड़ता चेहरा और झुकी नजरें को देखते इस सजाइया मुस्कुराया। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी 2 एपिसोड्स, एपिसोड नंबर 38 एंड 39। अगर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों एपिसोड्स बहुत अच्छी लगी और आपने बहुत इंजॉय किया होगा। मैं तो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ आपके साथ ये नॉवेल्स पढ़ पढ़ के। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे बहुत ही जल्द 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जुड़िए रहेगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।